भारत एक धनी देश है जहाँ के लोगों को निर्धन बनाया गया है। जी हाँ, हमने अपने स्कूली अध्ययन के दौरान, स्कूली शिक्षा के दौरान समाजशास्त्र के विषय में एक बहुत ही अजीब सा प्रश्न सुना था, जो यह था कि भारत एक धनी देश है जहाँ के लोग निर्धन हैं। और हमारे समाजशास्त्र के अध्यापक फिर उस पर मोटी मोटी किताबें या गाइडें लेके आते थे और उस पर लंबा चौड़ा व्याख्यान सा लिखा डालते थे। तो मैं उस स्कूली शिक्षा से मिले ज्ञान पर नहीं जाऊंगा। इस विषय पर हम यथार्थ और व्यवहारिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे कि इस बात का क्या मतलब है और इस बात में कितनी सत्यता है, और इस बात के माध्यम से ये दुष्ट पश्चिमी विचारक, चिंतक या शिक्षा शास्त्री जो भी हैं, ये हमें किस माइंडसेट में ढालना चाहते हैं और कैसा हमारा उपहास करते हैं, और इस वाक्य के माध्यम से कैसी अपमानजनक बातें हमारे लिए वो करते हैं। हम इसको जानने का प्रयास करेंगे और इस कथन में कितनी सत्यता है और उसका कारण क्या है, यह भी हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत एक धनी देश है जहाँ के लोग निर्धन हैं। यह कथन प्रश्न के रूप में अक्सर हम सब लोगों के सामने हमारे समाजशास्त्र के विषय में हाई स्कूल या इंटर में हमारे सामने आया ही होगा, और आगे भी इस विषय को पढ़ने वाले लोग भी इससे दो चार हुए हो सकते हैं, या हो सकता है अभी भी ऐसे लोगों से यह क्वेश्चन पूछा जा रहा हो या विषय पढ़ने वाले लोगों से। लेकिन मेरा इस विषय पर यह कहना है कि भारत एक धनी देश है जहाँ के लोगों को निर्धन बनाया गया है, जहाँ के लोगों को गरीब बनाया गया है, या जहाँ के लोगों को गरीब रहने पर विवश किया गया है, और उसके लिए एक बाकायदा बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इस काम को किया गया है, और इसके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, जिसको मैं कुव्यवस्था कहता हूँ। शुरुआत करते हैं अंग्रेजों के उपनिवेशिक काल से। उससे पहले भी मुगल काल के दौरान भी भारत को बहुत लूटा गया। मुगल और तमाम अन्य विदेशी आक्रांता जो भी भारत में आए, यहाँ से सोना और अन्य उपयोगी चीज़ें लाद लाद कर कहीं किसी मिस्र इत्यादि, पता नहीं किसी इस्लामिक देश में नहर बनाने के लिए, तो पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए यहाँ से सोना इत्यादि चीज़ें, मक्का के लिए और भी ऐसे तमाम जगहों पर निर्माण के लिए और अपने धार्मिक भाव को प्रकट करने के लिए यहाँ से धन को विदेशों में भिजवाते रहे थे। मुगलों ने और उनसे पहले के आक्रमणकारियों ने, इस्लामिक आक्रांताओं ने भी हमें खूब लूटा है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इन सब के पहले से भारत की जो व्यवस्था थी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। कृषि और उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के लोग वस्तुएं बनाने में बेजोड़ होते थे और संसार भर में उनको सप्लाई किया जाता था। यहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में यह देश आगे था और लोग यहाँ पर आकर सीखते थे। उस समय की वैश्विक संरचना ऐसी थी कि भारत विज्ञान, धर्म, चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय, हर चीज़ का केंद्र था और सारे संसार से लोग यहाँ पे आके सीखते थे। एक अर्थशास्त्र में एक शब्द होता है मनी फ्लो या कैश फ्लो, मुद्रा का प्रवाह। उस समय के वैश्विक व्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह पूरी दुनिया से भारत की तरफ था, और इस तरह से भारत संसार का समृद्धतम देश था और यहाँ के लोग समृद्धशाली जीवन जीते थे। उस समय तक सारे विश्व की यह हालत थी कि वो लोग नंगे भूखे थे, और ज़्यादातर इस्लामिक देशों में रेत थी, वहाँ पे कुछ नहीं होता था खाने पीने तक को। वे लोग भुखमरी के कगार पे थे। और फिर ईसाईयत जगत में भी, जो आज यूरोपीय और अमेरिकी देश हैं, यहाँ की भी हालत ऐसे ही थी। वो भी नंगे भूखे टाइप के लोग थे, जंगली और अशिक्षित, असभ्य टाइप के लोग थे। फिर इस्लामिक जगत ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से खूब लूटा ले गए, और यहाँ के लोगों की स्थिति जो है दयनीय होती गई। लेकिन फिर भी उतनी बुरी नहीं थी, कुछ तो ठीक थी ही। यहाँ का आर्थिक स्ट्रक्चर ठीक था, अपना सब चल रहा था, ठीक ठाक था। उन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं ने खूब नष्ट किया इसको, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ठीक थी। फिर यहाँ पे अंग्रेज आए, अंग्रेज और यूरोपीय कंपनियाँ आई। उन्होंने यहाँ के बाजार इत्यादि का अध्ययन किया और यहाँ पे अपना व्यवसाय जमाने के लिए उन लोगों ने हाथ पैर मारने शुरू किए। लेकिन यहाँ के उत्पादों के मुकाबले उनके उत्पाद अच्छे नहीं होते थे, तो उन्होंने फिर सेना के बल पर और अत्याचार के बल पर यहाँ के व्यवसायियों
के हाथ पांव काट दिए, उनको मार डाले, यहाँ के बाजारों को जला दिया, यहाँ के कारखानों को नष्ट करके जला दिया और उनकी चीज़ों की निर्माण विधि और इन सब से संबंधित साहित्यों को ब्रिटेन ले गए, उनका अध्ययन किया और फिर उन सब के आधार पर चीज़ें बनाने लगे और फिर लाके भारत में बेचने का प्रयास करने लगे। अब यहाँ पे जब सब उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे तो फिर लोगों को मजबूरीवश उन पश्चिमियों के उत्पाद खरीदने पड़ते थे और इस तरह से धीरे धीरे इनका व्यवसाय स्थापित हुआ और फिर कैश फ्लो या मुद्रा का प्रवाह जो है भारत से हट करके यूरोपीय और अमेरिकी देशों की तरफ होता चला गया। चिकित्सा भी यहाँ पे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बहुत ही उन्नत थी और जो आज सर्जरी केवल एलोपैथी के पास है, सर्जरी व्यवस्था भी आयुर्वेद में ही थी और पहली बार जो है यहाँ से अंग्रेज उसे सीख करके ब्रिटेन ले गए और उस प्राप्त जानकारी के आधार पर वहाँ पे रॉयल सोसाइटी की स्थापना होती है और फिर जब वहाँ पे अपने अनुसार उनको लगता है कि हमने चिकित्सा शास्त्र को पर्याप्त सीख लिया है, चीज़ें व्यवस्थित कर ली हैं, तो फिर वे वहाँ से भारत आते हैं और एक कानून पारित करते हैं कि जो तुम यहाँ पे यह चिकित्सा का कार्य करते हो यह सब गैर कानूनी है। और फिर जैसे व्यापारियों को मार डाला था, व्यापार को नष्ट कर दिया था, दुकान कारखानों धंधों को नष्ट कर दिया था, उसी तरह से चिकित्सा करने वाले और चिकित्सा सिखाने वाले लोगों को नष्ट कर दिया, मार डाला और फिर उनके शोध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह से भारत के समस्त चिकित्सा जगत को भी नष्ट कर दिया और भारत को भी पूरी तरह से विदेशी चिकित्सा पद्धति पर आश्रित कर दिया, जो आज तक चला आ रहा है। फिर अंग्रेज जब भारत पे थे तो उनका देश भूखे नंगों का था। यहाँ पे अनाज और अन्य चीज़ें प्रचुर मात्रा में होती थी, तो यहाँ से अनाज और अन्य कच्चा माल लूट कर ले जाने के लिए उन्होंने कानून बनाया और हर एक अपने गलत काम को कानून बनाकर न्यायोचित सिद्ध किया और यहाँ से उनको लूट मार करके चीज़ों को ले जाने में आसानी हो, इसके लिए उन्होंने प्रमुख पदों पर, तमाम पदों पर, यहाँ पे गद्दारों की कमी थी नहीं हमारे देश में, तो ऐसे ऐसे ले करके गद्दारों को जगह जगह बैठाया जो उनके इस लूट मार के काम में अंग्रेज़ों का सहयोग करते थे और इन हितों को साधते हुए उन्होंने एक कुव्यवस्था बनाई। यह कुव्यवस्था जो है हमारी शिक्षा पद्धति और न्याय पद्धति, सुरक्षा पद्धति, शासन पद्धति, हर पद्धति को उन्होंने इस कुव्यवस्था के अनुसार बना लिया। अर्थव्यवस्था को भी उन्होंने इसी कुव्यवस्था के अनुसार बना करके अपने शोषण के उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए अपने इस शोषण वाले तरीके में ढाल लिया और इस तरह से एक कुव्यवस्था बनाकर हमारा शोषण करना शुरू किया कानूनी ढंग से। अब अंग्रेज जब तक थे फिर भी वो सीधे सीधे चीज़ों को लूट कर ले जा रहे थे। फिर उनका बहुत बम्पर विरोध होने लगा, आज़ादी के लिए तमाम तरह संघर्ष होने लगा। जब अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब हम देश को अधिक समय तक इस तरह से लूट नहीं सकते, गुलाम नहीं बनाए रख सकते, तो उन्होंने फिर इसको स्वतंत्र करने का निर्णय लिया और फिर यहाँ पे लोकतंत्र का खेल खेल करके इसको स्वतंत्र करते चले गए। और स्वतंत्र करने से काफ़ी समय पहले यहाँ पर उन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी थी कि अब यहाँ पे मुद्रा व्यवस्था जो है रिजर्व बैंक के अनुसार चलेगी। यह उनका सबसे बड़ा शिकंजा था इस देश पर। अब इसके बाद वो चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के भारत जाने के बाद से वो हमें किस तरीके से लूटना शुरू करते हैं। इसके बाद ये आता है कि भारत एक धनी देश है जहाँ के लोग निर्धन हैं। उनका वो यह विदेशी कह के हमारा मजाक उड़ाते हैं कि भारत संसाधनों से प्रचुर है लेकिन यहाँ के लोग निकम्मे, आलसी और प्रतिभाहीन हैं, इसलिए उनका उपयोग नहीं कर पाते और इसलिए धनी नहीं है, निर्धन है। जबकि कहानी कुछ दूसरी है। बात यह है कि ये पश्चिमी किसी भी साधन संपन्न देश में अपना पांव जमाना शुरू करते हैं, वहाँ के बाजार को अपनी कंपनियों के लिए खुलवाते हैं और फिर वहाँ के संसाधनों को लूटना शुरू करते हैं। वहाँ के संसाधनों को लूट करके अपने देश ले जाते हैं या फिर उसी देश में उन संसाधनों से औद्योगिक निर्माण करते हैं और फिर उसी देश में अत्यधिक मुनाफे पर उसको बेच करके उस देश को लूटते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये बहुत से काम करते हैं। हम इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि इस कुव्यवस्था के द्वारा किस तरह से हमें गरीब बनाए रखने पर विवश करते हैं। संसार के हर देशों को यूरोपीय और अमेरिकी पूंजीवादी शक्तियों ने इसी तरह से गरीब बना रखा है। तो भारत को अंग्रेज जब छोड़कर जा रहे थे उसी समय से इस व्यवस्था को उन्होंने यहाँ पे लागू कर दिया था, इम्प्लांट कर दिया था और धीरे धीरे उसमें अपने हित के अनुसार और समझौतों, दबावों इत्यादि के द्वारा परिवर्तन करते चले आ रहे हैं। अब संसाधन संपन्न देश को विकास के नाम पर ये कर्जा लेने के लिए दबाव डालते हैं। भारत ने भी शायद 1975 या
उससे 1-2 साल पहले के करीब कोई पहला कर्जा लिया था। उससे पहले भारत ने कोई कर्जा नहीं लिया था, तो 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर होता था, या 1 रुपया 1 पाउंड के बराबर होता था। अब भारत इतना संसाधन संपन्न देश है, इतना प्रचुर संसाधन है और अनाज इत्यादि से संपन्न देश है, तो यहाँ की मुद्रा की कीमत सबसे अधिक होनी चाहिए। लेकिन अजीब कहानी है, ब्रिटेन जैसा नकारा देश जहाँ पे ना तो कोई कृषि योग्य वातावरण है, ना तो वहाँ पे कृषि उत्पाद पर्याप्त होते हैं, ना ही वहाँ पे औद्योगिक विकास इस तरह से बहुत ज़्यादा है। छोटा सा देश है, बर्फ़ से ढका रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ की मुद्रा इतनी अधिक क्यों रहती है हमारे देश की मुद्रा के मुकाबले। अमेरिका की मुद्रा भी इस तरह से भारतीय मुद्रा के मुकाबले इतनी अधिक क्यों रहती है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यह कोई सैद्धांतिक तरीका नहीं है कि अमेरिका या ब्रिटेन की मुद्रा हमारे देश की मुद्रा से इतना ज़्यादा है, या समझौतों और दबावों का परिणाम है। ये लोग किसी भी साधन संपन्न देश से समझौता करते हैं कि वह देश अपने बाजार को उनकी कंपनियों के लिए खुला रखेगा, ये मुक्त व्यापार के नाम पे किसी भी परिस्थिति में इसको खुला रखेगा अपने देश के व्यापार को। भारत ने भी यह समझौता कर रखा है, इसको WTA का समझौता कहते हैं। शायद पहले यह डंकल प्रस्ताव या किसी समझौते इत्यादि के नाम से लागू किया गया था, उसके बाद फिर ये WTA हो गया। इस समझौते के अनुसार चाहे यूरोप या अमेरिका से भारत के संबंध कितने भी बिगड़ जाएं, लेकिन यह भारत अपने व्यापार को इन देशों की कंपनियों के लिए सदैव खुला रखेगा, अपने बाजार को इन देशों की कंपनियों के लिए सदैव खुला रखेगा। यह काम करने के बाद फिर ये देश दबाव डालते हैं उस साधन संपन्न देश में विकास के लिए, कर्जा लेने के लिए उसको बहुत दबाव डालते हैं कि कर्जा ले लो और अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधार लो। फिर उस देश को दबाव डाल के कर्जा दिलाया जाता है। कर्जा लेने के बाद वह देश इनके चक्कर में फंस जाता है, क्योंकि एक बार कर्जा लेने के बाद में फिर उसको वापस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जिस मुद्रा में कर्जा देते हैं डॉलर में, उसी मुद्रा में वापस लेंगे और डॉलर को छापने का अधिकार इनके पास है। ये मान लीजिए $100 देते हैं तो फिर उसको ब्याज सहित वापस लेंगे और डॉलर छापने का अधिकार इनके पास है। फिर ये इस तरह से घुमा घुमा के शिकंजे में फंसा देते हैं कि यह देश उनकी शर्तों को मानते मानते नष्ट हो जाता है। उसका सारा आर्थिक स्ट्रक्चर या उसका सारी आर्थिक संरचना नष्ट हो जाती है और उसके लोकल व्यापार धंधे सब नष्ट हो जाते हैं और वह इन देशों के और इनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आर्थिक शिकंजे में फंस करके रह जाता है। तो ये पहले उस देश को कर्जा देते हैं, लेकिन ये उस देश को जब कर्जा देते हैं तो कर्जा उस देश के लोगों को नहीं दिया जाता है। उस कर्जे के साथ इस तरह के उलझुल प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि वहाँ पे उस देश में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में ही यह कर्जा चला जाए और उनका वहाँ पे विकास हो। नहीं तो अगर यह कर्जा मान लीजिए उस देश के निवासियों तक पहुँच जाता है तो उस देश के निवासी अपना उद्योग धंधा अच्छा कर लेंगे और फिर इनका एजेंडा फ्लॉप हो जाएगा। तो यह कर्जा उस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास किन किन प्रकार में पहुँचा दिया जाता है और फिर वो कंपनियां वहाँ पर अपना व्यापार फैला करके उस देश के स्थानीय उद्योग धंधों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। तो इसके लिए ये कई दिशाओं से प्रयास करते हैं। पहला, जब ये किसी देश को कर्जा देते हैं तो उस देश को कहते हैं अपने मुद्रा के मूल्य को डॉलर के मुकाबले कम करो। जैसे भारत को जब कर्जा दिया गया तो फिर डॉलर के मुकाबले भारत की मुद्रा को कम कराया गया। ये इस तरह से कम कराया जाता है, कोई सैद्धांतिक तरीका नहीं है कि इस तरह से भारत की मुद्रा इनसे कम है। ऐसे कर्जे दे करके इनको जबरन दबाव डाल करके कम कराया जाता है। तो इस तरह से कर्जा लेते लेते भारत की मुद्रा इतनी निम्न स्तर तक पहुंच गई है। अब ये जब उस देश की मुद्रा को कम करा देते हैं तो फिर वहाँ पे अपनी कंपनियों को जब भेजते हैं, जो इन्वेस्टर्स इनके विदेशी आते हैं कंपनियों के, तो ये डॉलर में लेके आते हैं मान लीजिए। तो उस देश में जब ये कच्चा माल खरीदना शुरू करेंगे तो $1 आज इनका हमारे लगभग 75 रुपये के बराबर है। इसी के आसपास है, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं याद है, इसी के आसपास होगा। अब मान लीजिए 75 रुपये के बराबर है $1। तो यहाँ का कोई उद्योगपति जब कोई उद्योग लगाना चाहेगा तो फिर 75 रुपये में जो सामान खरीदेगा वही सामान विदेशी इन्वेस्टर आके $1 में खरीद लेगा। तो इस तरह से बहुत कम कीमत पे आ करके वो हमारा बहुत सारा सामान, कच्चा माल, ज़मीन इत्यादि चीज़ें मुफ्त में खरीद लेते हैं, मिट्टी के भाव खरीद लेते हैं और फिर उनसे अपनी औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिनकी लागत बहुत सस्ती होती है। और फिर वो चूँकि इस फील्ड में है ही काफ़ी समय से, तो इस समय तो पूरी दुनिया पर उनका दबदबा है और वो विश्व स्तरीय सामान का निर्माण करते हैं बहुत सस्ते लागत पे और फिर स्थानीय
उद्योग धंधों को नष्ट कर डालते हैं, क्योंकि वही चीज़ वो 75 रुपये में खरीद रहा है तो फिर वह उनकी व्यापारिक स्पर्धा में कैसे टिकेगा और कैसे लागत को कम कर पाएगा। इस तरह से स्थानीय व्यापार इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे धराशायी होता चला जाता है। दूसरे ये क्या करते हैं, फिर ये ब्याज दरों को कम करने के लिए दबाव डालते हैं। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो फिर इनको सस्ते में बैंकों से ऋण मिल जाता है उस देश में, और सस्ते में ऋण मिल जाता है। और जब ब्याज दरें कम होती हैं तो लोग भी अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण लेते हैं, तो इससे बाजार में मुद्रा अधिक आ जाती है और उस देश की मुद्रा का अधिक होने की वजह से दूसरी दिशा से अवमूल्यन होता है। मुद्रा उस देश की और कमजोर होनी शुरू हो जाती है और इनको आसानी से ऋण मिल जाता है सस्ते में, और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यापार में और अधिक इन्वेस्ट करती हैं और अपने व्यापार को और अधिक मजबूत करती हैं। और बाजार में जब धन आ जाता है तो लोग खरीदारी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनके द्वारा बनाया गया सामान आसानी से उस बाजार में बिकना भी शुरू हो जाता है। ये हो गया इनका दोहरा लाभ। तीसरे तरीके से ये करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि उस देश में श्रम सस्ता हो जाए ताकि इनकी सामान की लागत और सस्ती हो जाए। इसके लिए ये बहुत ही धूर्तता भरा खेल खेलते हैं। मान लीजिए भारत में तमाम जगहों पर आपने अखबारों, समाचारों, टीवी चैनलों पर स्टडी या अध्ययन छपा हुआ या अध्ययन से संबंधित समाचार आपने देखा सुना होगा, जिसमें कहा जाता है आने वाले अगले 3-4 सालों में भारत को 1000 इंजीनियरों की आवश्यकता है, या फिर 5000 IT प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है, या इतने इस चिकित्सकों की आवश्यकता है, या इतने इनकी आवश्यकता है। ऐसे ऐसे करके अध्ययन प्रकाशित किए जाते हैं। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बैठे हुए बड़े बड़े पूंजीपति क्या करते हैं, मान लीजिए आने वाले 5 सालों में 5000 इंजीनियरों की आवश्यकता है भारत को, तो फिर बहुत ज़्यादा संख्या में ये देश में इंस्टीट्यूट खोलने को प्रोत्साहन देते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और आने वाले 5 सालों में 5000 इंजीनियरों के बजाय हर साल 5000 इंजीनियर तैयार करते हैं। और इस तरह से इंजीनियरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और बेरोजगारी फैल जाती है, क्योंकि जब आवश्यकता 5000 की ही थी 5 साल में, तो फिर हर साल अगर 5000 निकल रहे हैं तो फिर इतने अधिक इंजीनियर हो जाते हैं जिनको रोजगार नहीं दिया जा सकता। अब इसमें होता है इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि लोग जितनी कीमत इंजीनियरों को उनके सेवा का मूल्य जितना मिलना चाहिए उससे बहुत कम कीमत पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इतनी प्रतिस्पर्धा में, इतनी मारकाट में बेरोजगारी बहुत अधिक हो जाती है। तो इस तरह से इन धूर्त पूंजीवादियों को बहुत कम कीमत पे प्रतिभा मिल जाती है, इनको श्रम बहुत सस्ते में मिल जाता है, और इस तरह से ये श्रम का अवमूल्यन करके अपनी लागत को बहुत कम कर देते हैं और इस तरह से उस देश के व्यापार को बहुआयामी तरीके से नष्ट कर डालते हैं और वह देश धीरे धीरे इनके शिकंजे में फंसता हुआ नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से भारत एक धनी देश है, लेकिन यहाँ के लोगों को इस तरह से गरीब बनाया गया है। एक कुव्यवस्था है, इस कुव्यवस्था के द्वारा इस तरह से इस धनी देश के लोगों को गरीब बनाया गया है। वरना यहाँ पे केवल एक सुव्यवस्था होनी चाहिए थी जो यहाँ के संसाधनों का दोहन करती और फिर उनसे वस्तुएं बनाती और फिर उनका आवश्यक लोगों तक, उपभोक्ताओं तक उन चीज़ों को पहुँचाती और समान रूप से उन लोगों का वितरण करती आवश्यकता अनुसार, और फिर उनसे लोगों को धन प्राप्त होता और इस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था गति करती और फिर भारत समृद्धतम देशों में से एक होता। अगर भारत धनी देश नहीं है या फिर भारत को ये लोग जिस तरह से चिढ़ाते हैं पश्चिमी विद्वान या पश्चिमी अध्ययनकर्ता उलझुल तरीके से कि भारत गरीब है, ये है, वो है, तो इनको यहाँ पे अपनी कंपनियाँ लेके आने की आवश्यकता क्यों है। ये यहाँ पे तमाम झूठे झूठे लवादे ओढ़ कर आते हैं कि हम तो यहाँ पे हित करने आए हैं, अपनी ये लेके आए हैं, कंपनी लेके आए हैं, तो इनका मदद करेंगे, ये करेंगे, इनका विकास करेंगे। लेकिन कितने धूर्त और कमीने हैं हम सब जानते हैं। उस चादर के पीछे इनके विषैले दांतों वाला चेहरा होता है और फिर वो हम लोगों को खूब अच्छे से चूसते हैं। जहाँ भी इनके इस आर्थिक ढांचे का पूर्णतया पालन किया जाता है वहाँ पे आम आदमी के अधिकार से या आम आदमी के पहुँच से रोज़मर्रा की वस्तुएं बाहर होती चली जाती हैं, जिनमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब चीज़ें जो हैं मूलभूत आवश्यकताओं में आती हैं, लेकिन वे चीज़ें जो है धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जाती हैं और अमीर गरीबों के बीच की खाई बढ़ती चली जाती है। गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता चला जाता है। हम अमेरिका को समृद्ध देश जानते हैं, लेकिन वहाँ पे हालत ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, जनसामान्य लोग हैं, नौकरी पेशा या फिर मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो भी कमाते हैं वह बैक टू बैक पेमेंट करने में ही ख़त्म हो जाता है। बैक टू बैक पेमेंट कहते हैं, मान लीजिए महीने भर उन्होंने सामान ले करके
अपना काम चलाया और फिर महीना जब बीतने पर सैलरी आती है तो फिर उसको चुकाने में ही उनको ज़्यादातर चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। उनकी पूरी सैलरी जो है इस चीज़ को चुकाने में ही समाप्त हो जाती है और फिर उनकी आर्थिक स्थिति वैसी ही बनी रह जाती है। आज हम अपने देश में भी देखते हैं, आम आदमी के लिए या फिर एक मध्यम वर्ग के लिए भोजन तो चलिए अभी भी ठीक है, कपड़ा भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मकान आम आदमी के लिए भी पूरे जीवन में अपने एक मकान बनवा ले वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शिक्षा भी अब साधारण आदमी अपने बच्चों को अच्छे ढंग से दिला सके यह दिवा स्वप्न जैसा ही महसूस हो रहा है। शिक्षा भी एकदम व्यावसायिक हो चुकी है और उसका इतना बम्पर व्यवसायीकरण किया गया है, उसमें इतने विदेशी इन्वेस्टर्स आ गए हैं कि वह भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रही है। यही हाल अमेरिका में भी है। जहाँ पे भी इनके पूंजीवादी ढांचे को पूरी तरह से अपनाने का प्रयास किया जाता है वहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती चली जाती हैं और ऐसी दोहरी व्यवस्था बन जाती है कि एक तरफ तो सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे आम आदमी के बच्चे पढ़ें और दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल हैं जहाँ पे साधारण जन पढ़ाने की सोच भी नहीं, क्योंकि उनके फीस और अन्य शुल्क इतने महंगे हैं कि आम आदमी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन वहाँ पे कुछ ठीक ठाक शिक्षा दी जाती है। वह शिक्षा भी इसी स्तर की होती है कि इस देश के लोग केवल क्लर्क ही बनकर रह जाएं और बस किसी तरह से क्लर्क की हैसियत से सोचते हुए नौकरी पा जाएं ताकि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनके यहाँ काम करने वाले लोग उनको आराम से मिलते रह जाएं। ये ऐसी शिक्षा इनमें भी नहीं देते हैं जिससे ये स्वतंत्र चिंतन या फिर रिसर्च जैसी अनुसंधान जैसी प्रतिभा इनके यहाँ पैदा हो और ये भी इन सब चीज़ों में आगे जाएं। इसी के बलबूते पर एप्पल का CEO टिम कुक कहता है कि भारत के लोग जो है विप्रो जैसी कंपनी वाले भी एक खास लिमिट से अधिक जाकर इनोवेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते हैं, नवीनता नए नए प्रयोग करके नई नई चीज़ों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और इस पे खूब भारत वालों ने खलबली मचाई थी, खूब आलोचना इसकी की थी। लेकिन उसका कहना इसी शिक्षा पद्धति के बलबूते पर है जो, और इस प्राइवेट शिक्षा पद्धति पर पूरी तरह से विदेशियों का अधिकार है। ज़्यादातर प्राथमिक एजुकेशन प्राइमरी से इंटर तक विदेशी ईसाई मिशनरीज के हाथ में है और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं ज़्यादातर ईसाई मिशनरीज के हैं। और फिर बड़े बड़े औद्योगिक शिक्षा व्यवस्था में भी, व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था में भी इन्हीं का हाथ होता जा रहा है। ये लोग इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, तो इस तरह से वो जानते हैं तुम्हें किस तरह की शिक्षा वो दे रहे हैं और फिर कैसे तुम बनोगे। और तुम्हें क्लर्क लायक ही शिक्षा दे रहे हैं तो क्लर्क ही बनोगे, इसके बलबूते पर वो ऐसी बात कह पाते हैं। और कोई उनके पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो कैसे करके कहते हैं। बहुत बड़े प्रतिभाशाली भी नहीं है, वो एकदम से दो कौड़ी के और धूर्त लोग हैं। मैं फिर से कहता हूँ, वो एकदम से ये पश्चिमी एकदम से दो कौड़ी के और धूर्त लोग हैं और इन्होंने तुम्हें अपने शिकंजे में कस करके इस तरह से गरीब और प्रतिभाहीन बनाया हुआ है और ताकि तुम्हें वो अवसर ही नहीं मिल रहे हैं ताकि तुम स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हुए इनके मुकाबले में खड़े हो सको, चाहे वह शैक्षिक हो, अनुसंधान वैज्ञानिक हो या फिर व्यावसायिक हो, कहीं भी वो तुम्हें खड़ा नहीं होने दे रहे हैं अपने इसी कुव्यवस्था के द्वारा। इस शिक्षा पद्धति में ही यही हाल चिकित्सा पद्धति का है। एक तरफ सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे साधारण लोग इलाज कराते हैं, उसमें कैसा इलाज मिलता है सब जानते हैं, और दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे खूब महंगे लोग जाके इलाज करा सकते हैं और फिर वहाँ भी वो लोग खूब लूटते हैं। तो हर चीज़ लगभग जहाँ भी पूंजीवादी व्यवस्था 100% स्वीकार की जाती है वहाँ पे ऐसी दोहरी व्यवस्था पैदा होती चली जाती है। अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ती चली जाती है। एक व्यवस्था होती है जो अत्यधिक जो अमीरों के लिए होती है, दूसरी व्यवस्था मध्यम वर्ग और फिर गरीबों के लिए होती है। किसी अर्थशास्त्री का कहना है कि किसी भी देश में सुविधाएं या सेवाएं आम आदमी के पहुंच के भीतर होनी ही चाहिए, नहीं तो वह समाज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, वह समाज टिक नहीं पाता या चल नहीं सकता अधिक देर तक। तो इस तरह से अभी चीन ने इस मामले पर काफ़ी अच्छा काम किया है। उसने इस शिक्षा के व्यवसायीकरण को समाप्त कर दिया है। हालांकि इस प्रयास में उसकी कंपनियों को भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उसने यह कदम उठाया है अपने देश के हितों के लिए, अपने देश के लोगों के हितों के लिए। और हमारे यहाँ शिक्षा के व्यवसायीकरण पे जो लोग ब्राह्मणों को कोसते हैं कि इन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है, वही लोग खूब दोनों हाथों से कूद करके इस व्यवसायीकरण में लगे हुए हैं और इस शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए कहीं न कहीं वे लोग ही जिम्मेदार हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से पश्चिमी इन अपनी तमाम कुव्यवस्था के द्वारा और फिर तमाम तरह के समझौतों के द्वारा भारत जैसे देशों को, संसाधन संपन्न देशों को
अपना आर्थिक गुलाम बनाते हैं और उनको गरीब, वहाँ के निवासियों को गरीब बने रहने के लिए विवश करते हैं। उनको आर्थिक रूप से संपन्न होने नहीं देना चाहते हैं, उनको संपन्न होने के रास्ते में तमाम रुकावटें पैदा करते हैं। तो इस तरह से वाक्य यह होना चाहिए, भारत एक अमीर देश है जहाँ के लोग गरीब हैं, यह नहीं होना चाहिए। इसके बजाय वाक्य यह होना चाहिए कि भारत एक अमीर देश है जहाँ के लोगों को गरीब बनाया गया है, या गरीब, जहाँ के लोगों को गरीब बने रहने पर विवश किया गया है। यह सब इन पश्चिमियों की धूर्तता और पशुता का उदाहरण।